आदाब। इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। आपको जरूर याद होगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब आम बजट 2022-23 पेश किया था तो ऐलान किया था कि भारत में अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहे फाइनेंशियल ईयर में वो डिजिटल करेंसी पेश करेंगी। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का डेवलपमेंट दूसरे फेज में आ चुका है। दुनिया भर की बहुत सी मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पैसे की डिजिटल फॉर्म्स को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में गाइडेंस ले रही है, इसलिए कि सीबी डिजिटल करेंसी अगर बेहतर तरीके से डिजाइन की जाए तो इससे पेमेंट सिस्टम इंप्रूव होगा, साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार के इस कदम को खासा अहम माना जा रहा है। तो क्या है भारत में डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट और आज की बदली हुई दुनिया में क्या है इसकी अहमियत, इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और केसीसी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर शरद कोहली और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार राणा। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में आज के खास प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। आइए अब समझते हैं कि ग्लोबली इसकी अहमियत क्या है। शरद जी, क्या ट्रेंड है ग्लोबली अगर हम देखते हैं? देखिए, ग्लोबली जैसा कि आपने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब हम सेकेंड फेज में हैं और मैं कम से कम 130 देशों का नाम मेरे जहन में आता है जो कि इसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो जैसे इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, नाइजीरिया है, बहामास है, जमाइका है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये लॉन्च हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जितना बड़ा देश इसको जब लॉन्च करता है, जैसे हम अगर हिंदुस्तान की बात करें, 1,40,42 लाख की आबादी, उसमें से करीब 70-75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। ये नहीं भूलना चाहिए हमें, अगर आपको डिजिटल रुपी चाहिए तो आपके पास जेब में स्मार्टफोन होना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार हम बात कर रहे हैं कि बैंक वाला आपको एक ऐप देगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इस पे भी काम हो रहा होगा जरूर कि इसको किसी एनालॉग फोन में यानी कि नॉन स्मार्टफोन में हम अगर किसी तरह डाउनलोड कर सकें और उसमें इस्तेमाल किया जा सके। पर मैं मान के चलता हूं कि 70-75 करोड़ स्मार्टफोन है। अगर 140 करोड़ की आबादी में हम आधी आबादी इसको इस्तेमाल कर रही, पर मैंने देखा है, जो मैंने 130 मुल्कों की बात करी, उनमें से जो छोटे मुल्क हैं उन्होंने इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उनके सामने दिक्कतें नहीं थी। जहां की आबादी 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 3 करोड़ है, वहां पर तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ थोड़े से लोग हैं, थोड़े सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। बड़ा देश जब, हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क जब इसको यूज करता है, मैं उसको ज्यादा बड़ी कामयाबी मानता हूं। तो कुछ देश अभी इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं, कुछ देश इस पर अभी टेस्ट रन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान जैसा मुल्क है जो कि इसको लागू भी कर चुका है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कैरेबियन नेशन है जहां पर मैंने देखा कि इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है। पर ये अस्मिता वो भी देश हैं जहां पर भारत के जैसा यूपीआई नहीं है, क्योंकि उनके सामने वहां इतनी जल्दी और इसलिए फैला क्योंकि वहां उनके पास यूपीआई जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया में अभी इसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है, और मेरा अपना निजी पर्सनल मानना है कि स्लो इसलिए है कि लोग यहां पर यूपीआई के इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं कि वो 1 सेकंड में इतने सारे वॉलेट्स हैं खोलते हैं, उनको लगता है बैंक से पहले कैश रखो निकाल के, सीधा ही क्यों ना बैंक से बैंक में पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से, पर ये कैश जो आपको चाहिए, मैं समझता हूं दोनों को अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि कैश जो आपको चाहिए वो कैश है, और यूपीआई अगर खाली यूपीआई होता तो फिर तो मैं 33.5 लाख करोड़ की जो मैंने कैश इन सर्कुलेशन की बात करी, वो फिर कायदे से नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब कैश भी आज उतना ही चाहिए एक्चुअली। तो इसलिए वो देश जहां पर यूपीआई नहीं है और जो छोटे देश हैं जहां पर आबादी कम है, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। बाकी कुल मिला के 130 देश इस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज पे हैं, कहीं लॉन्च हो चुकी है, कहीं रिसर्च चल रही है, कहीं टेस्ट रन चल रहा है। जी अश्विनी जी, एक बहुत अहम सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, बैंक में अगर मेरा पैसा है तो मुझे उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो इससे क्या मिलेगा? देखिए, इस पे भी मिलेगा। आपको क्या है कि भाई ये पैसा सारा तो आप कैश जो है, अभी भी क्या करते हैं आप, बैंक से आपने 10,000 रुपये निकाला तो 10,000 पे तो बैंक कैश नहीं इंटरेस्ट नहीं देता, इंटरेस्ट जो बैंक में रहता है। तो अभी भी जो पैसा आपका बैंक में रहेगा उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। ये वर्चुअल करेंसी ना हो के ई करेंसी है, वो आपने निकाली है, बाकी रेस्ट मनी जो आपका बैंक में है उस पर तो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है।
और बैंक तो आजकल इतनी ज़्यादा सुविधाएं दे दी हैं कि ऑनलाइन आप अपने नेट बैंकिंग से घर में बैठे एफडी भी बना सकते हैं, जब चाहे उसको मैच्योर कर सकते हैं, अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ फ़र्क ये है कि फिजिकल करेंसी ना होकर आपके ई में है। लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, मतलब अपने दर्शकों के लिए भी, कि बहुत सारे, जैसे कोहली जी ने कहा कि इसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से कहना है कि जो लोग भी चाहे ई वॉलेट यूपीआई करते हैं, बाकी करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, या इसको भी रखेंगे, उस फ़ोन को वो अलग रख सकें अगर बाकी कामों से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। कारण क्या है कि उसमें फालतू के आपके दूसरे ऐप या बाकी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो धोखा करने वाले लोग हैं वो वहाँ आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो अगर संभव हो तो इन सभी चीज़ों के लिए हम अपना एक अलग, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, तो वो एक जो बैंक में ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड है, तो उसको एक अलग इंस्ट्रूमेंट में डाल के रखेंगे तो हम सिक्योर्ड भी इसको कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि अगर पिन वगैरह किसी के हाथ में आ गया तो वो ऐप जो है उसके ऊपर वो गड़बड़ कर सकते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शरद जी, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, हम जो फिज़िकल कैश है उसकी ज़रूरत अब वक्त के साथ बहुत कम हो रही है, आने वाले समय में और भी कम हो जाएगी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया। लेकिन जब मैं बात करती हूँ, मैं अपनी बात करूँ या किसी, हम बहुत सारी ऐप्स हैं हम यूज़ करते हैं, जीपे है, पेटीएम है, या इस तरह से और जो ऐप्स हैं, तो उसमें भी मैं फ़िज़िकल कैश तो उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। तो फिर ये इसमें अगर लोग इसमें आना चाहते हैं तो किस तरह से इसमें डिफ़र करता है, ये किस तरह से अलग है? जी हाँ, मुझे लगता है बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है ये। और जब भी कोई सीबीडीसी के बारे में सुनता है तो कहता भाई ये फ़र्क क्या है यार, वो यूपीआई है, इतने सारे आ गए। वो सोचते हैं कि ये पेटीएम, गूगल पे या जितने भी ये वॉलेट्स चल रहे हैं ये उन्हीं का एक वेरिएशन होगा, ये ऐसा नहीं है। इसको आप अगर, जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये केवल कैश है और कैश इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो पहला फ़र्क तो ये है कि वो जो आप यूपीआई या वॉलेट्स यूज़ करते हैं वो सीधा आप बैंक टू बैंक पेमेंट करते हैं, या बैंक टू वॉलेट करते हैं, वॉलेट टू बैंक करते हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो जेब में, मैं दोहराना चाहूंगा, आपकी जेब में जो रोकड़ा पड़ा है, जो कैश पड़ा है, जो नोट पड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूट है। ये पैसा जब वहां से निकल के आपके वॉलेट में आ जाता है तो ये कैश पड़ा हुआ है और कैश टू कैश इसकी डीलिंग चलती है। जबकि यूपीआई में आप क्या करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट को सीधा एक्सेस करते हैं और बैंक अकाउंट को एक्सेस करके दूसरे के बैंक अकाउंट में एक राउटर के थ्रू, एक वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। इस लिहाज से जो अश्विनी ने बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही कि इसमें लोग, आपका कल को फोन खो गया या किसी के हाथ आपका पिन लग गया, किसी के हाथ आपका पासवर्ड लग गया, तो उसको हैक कर सकता है। थोड़ा सा मैं समझता हूं अस्मिता, इसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो आपने इंटरेस्ट की बात करी बैंक की, बिल्कुल अश्विनी ने ठीक कहा कि आपको बैंक से ब्याज मिलता जाएगा। आप बहुत ज्यादा पैसा क्यों रखते हैं कैश जेब? जैसे आप कैश जेब में थोड़े ना लाखों रुपए रख के चलते हैं, आप उतना ही कैश जेब में रख के चलते हैं जितना कैश आपको रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2-4 दिन, हफ्ते की जरूरतों के लिए चाहिए। इससे ज्यादा कोई कैश जेब में, जब ज्यादा कैश होता है तो लोग सलाह देते हैं भाई इसको जाके बैंक में रखो, क्यों तुमने जेब में संभाल रखा है। इसी तरह आप ई रूपी को भी उतना ही ई रूपी अपने बैंक से निकाले जितना आपको रोजमर्रा के लिए जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि उस पैसे पे आपको ब्याज नहीं मिलने वाला। दूसरा मैं जो बात कहने जा रहा था, थोड़ा सा मैं इसको सेफ्टी क्यों मानता हूं, क्योंकि यूपीआई क्या है कि यूपीआई आपके या वॉलेट्स हैं, ये सीधा आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, ये भी बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। पर इसमें मान लीजिए 5,000 रुपए पड़े हैं और किसी ने आपका ई रूपी हैक किया तो 5,000 रुपए का ही नुकसान होगा। जबकि किसी ने अगर आपका वॉलेट हैक किया तो वो क्या करेगा, क्योंकि आपका जो वॉलेट है वो सीधा यूपीआई से पेमेंट के लिए लिंक्ड है, वो सीधा वहां जाके बैंक से, बहुत किस्से सुनने को मिलते हैं, बैंक से इतने पैसे निकल गए, किसी को क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, उसने इतने पैसे निकल गए। इसमें थोड़ा सा उसके मुकाबले ज्यादा मैं सेफ मानता हूं, क्योंकि ये कैश वॉलेट है। तो अगर वो वॉलेट हथिया भी लेगा आपका, यूं समझिए कि आपका पर्स या जेब कट गई कहीं, तो जितने आपके वॉलेट में, पर्स में पैसे थे वही पैसे गए, जो बैंक में पैसे थे वो नहीं गए। ये बात और है कि डेबिट कार्ड किसी के हाथ रख गया और पिन भी हाथ लग गया तो वो इतनी देर में कार्ड से भी अपना काम कर देगा, पर बेसिकली आपका कैश का नुकसान हुआ। इसी तरह अगर ये वॉलेट हैक होता है तो जितने पैसे इसमें पड़े होंगे
वो आपके पैसे जाने का डर होगा। पर मैं ये मानता हूं अस्मिता कि इसमें चोरी का डर इसलिए भी कम है क्योंकि जब वो उस कैश को यूज करेगा तो उस कैश को वो किसी को पे करेगा, क्या करेगा, वो अपने बैंक में तो डाल नहीं सकता उसको, वो आपके बैंक में जाएगा, आपसे बैंक में आएगा कैश से। तो जब वो दूसरे को इस कैश को देगा तो वो ट्रेल, जैसा कि जिस ट्रेल की मैंने बात करी थी कि पीछे वो ट्रेल छोड़ता जाएगा, तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको यूपीआई से टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग ज्यादा सेफ मानता हूं। यानी अभी जो यूपीआई ऐप्स यूज होती हैं अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो ये सेफ है क्योंकि आरबीआई की लायबिलिटी है, और जैसे आपने ट्रेलिंग का जो बताया एक फीचर, तो ट्रेलिंग से आप मतलब फ्रॉड थोड़ा कम होंगे, थोड़ा तो सा ये कम हम कह चांस है सकते उसके हैं। मुकाबले। जी अश्विनी जी, ये जानना चाहूंगी आपसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ये किस तरह से बूस्ट करेगा, किस तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर है? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने कहा कि क्या है कि अभी तक जो, जैसे कोहली जी ने भी कहा था कि ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, जो भी पैसा रहेगा वो या बैंक में रहेगा या आपके ई वैलेट में रहेगा। तो वो जो पैसा है, जो मनी है, वो कंट्री के इकोनॉमी के अंदर वो फ्लो करता रहेगा, इकोनॉमी के अंदर उसका रोल रहेगा। अभी तक क्या है, फिजिकल कैश है वो कहाँ पड़ा है किसी को पता नहीं, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी सरकार ने 2000 रुपये का नोट जो है वो वापस लिया, रिजर्व बैंक ने कहा कि इसको आप अपने डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बैंक में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक ने या सरकार ने दबाव नहीं डाला कि इतने जमा करेंगे। उनका मतलब था कि वो पैसा जो है वो बैंक में आ जाए। जितना पैसा आया वो एक सर्कुलेशन में आ गया, बैंक के अंदर आ गया, बैंक का डिपॉजिट बढ़ा, बैंक ने उसको रीफाइनेंस किया। तो ये जो पैसा होगा इससे ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, या बैंक में होगा या आपके वैलेट में होगा, और उसका पूरा जो लाभ है इकोनॉमी को होगा, उसके अंदर उसका ट्रांजैक्शन होती रहेगी और उसके अंदर उसका फ्लो बना रहेगा और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होगा। जी कुछ भी जब हम नए की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी ज़रूर होते हैं शरद जी, तो इसके चैलेंजेस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें चैलेंजेस तो ज़रूर होते हैं, और अभी एक चैलेंज की तो हमने बात करी, अश्विनी ने जिक्र किया था कि आपका फ़ोन खो गया या आपका फ़ोन किसी ने हैक कर दिया, तो वो थोड़ा सा रिस्क बना रहता है कि जितने पैसे वॉलेट में पड़े हैं कल को वो उसको निकालने की कोशिश कर सकता है। एक तो मुझे किसी ने मजाक किया कि भाई हमें एक चैलेंज तो लगता है, जब हम बैंक से नए नए नोट निकालते थे तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी एक खुशबू आती है उन नोटों में। इन नोटों में तो भाई कोई खुशबू नहीं है। जी हाँ, खुशबू नहीं है, उस खुशबू को छोड़ दीजिए, वो तो खैर चलिए हंसी मजाक की बात है। बाकी दूसरा चैलेंज जो मुझे नज़र आता है अस्मिता, जिसका हमने जिक्र किया कि इसको पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए हमारी जो पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स है वो हमें चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा अभी हमारे देश में 70-75 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, 140-42 करोड़ की हमारी आबादी है। अब आधे लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब सीबीडीसी का, हालांकि ये तो आरबीआई डेटा रिलीज करेगा कि कितने लोगों ने अभी सीबीडीसी का वॉलेट अपने यहाँ डाउनलोड किया, पर अभी उनकी गिनती बहुत कम मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसकी पेनिट्रेशन या तो इस टेक्नोलॉजी पे काम हो कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एनालॉग फोन भी है, वो जो पुराने स्टाइल का बटन वाला फोन होता था, उस पर भी किसी तरह इसको चालू किया जाए। मुझे एहसास हो रहा है कि शायद इस पे काम चल रहा होगा, कोई ना कोई इस पे जरूर काम कर रहा होगा। हो सकता है कोई प्राइवेट एजेंसी हो या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर फिनटेक कोई स्टार्टअप हो इस पे काम कर रहा हो, पर फिलहाल इसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए। तो एक चैलेंज तो ये हो गया कि अभी इसकी पेनिट्रेशन कम है, तब तक पूरे सब लोगों के हाथ में। अब रुपए तो हर किसी के जेब में है ना, रुपए तो मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर लोग नोट वार के उसके हाथ में, मुट्ठी बंद होती है बच्चे के, उसके हाथ में फंसा देते हैं। तो ये तो नोट तो छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी होता है, पर ये इसके लिए आपका पूरी तरह से लिटरेट होना, आपके हाथ में स्मार्टफोन होना जरूरी है। एक मुझे वो चैलेंज नजर आता है। एक चैलेंज नजर आता है जैसा कि हैकिंग का। तीसरा चैलेंज मुझे नजर आता है कि बहुत लोगों ने सवाल उठाया था प्रिवेसी का, कि आपकी अब नोट जैसा कि मैंने कहा, नोट अपनी यात्रा कहाँ अपनी जर्नी कहाँ पूरी कर रहा है, अपने सफर को हमें नहीं पता। और आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी को 100 रुपए भी दे रहे हैं तो किसी की आपके ऊपर नजर है, ये मैंने इसको दिया, ये इसको दिया। कुछ चीजें होती हैं जो आपको पर्सनल होती हैं, हम नहीं बताना चाहते। कुछ लोग कई बार घर वालों को भी नहीं बताते हैं कि भाई हम वहां पर जाके ये खर्च कराए, छोटा मोटा पैसा होता है वो खर्च कराते हैं। तो ये ट्रेल की प्रॉब्लम इसमें आ रही। वही ट्रेल जो कि एक फायदा है, वही ट्रेल एक चैलेंज भी है। तो इसी वजह से जैसा मैंने कहा कि आरबीआई का मेरे सुनने में आया था कि 50,000 रुपए तक की शायद ट्रेल नहीं रखी जाएगी।
तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कामयाब रह पाएगा, क्योंकि लोगों को वो प्रिवेसी मिल जाएगी। तो एक हैकिंग हो गया, और दूसरा इसमें नोट गल नहीं पाएंगे, पुराने नहीं हो पाएंगे, जिसका हमने जिक्र किया, फटेंगे नहीं। और जो अश्विनी ने जिक्र किया था, पर यही अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि चैलेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए आपका फ़ोन ख़राब हो गया, किसी वजह से आपका फ़ोन गिर के टूट गया, तो ऐसे में क्या आपका वॉलेट का पैसा, अब आपको फॉरेन बैंक से अपने कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वॉलेट में जो पैसा पड़ा है, क्या वो पैसा आप उसको रिट्रीव कर पाएंगे? आपको फिर बैंक जाके, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा लोगों को महसूस होगा कि गलती से फ़ोन की बैटरी परमानेंटली डेड हो गई, या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, किसी ने हैक नहीं किया, अपने आप ही आपका फ़ोन हैंग हो गया, तो ऐसे में आपका वॉलेट आपके हाथ से कुछ देर के लिए दूर हो जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है, पर मैं समझता हूं अस्मिता कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व करती रहती है वक्त के साथ साथ, और मुझे उम्मीद है कि इन चैलेंजेस पर भी जितनी रिसर्च हो रही है दुनिया भर में, इन चैलेंजेस पर काम होगा, और आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस दूर कर दिए जाएंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अब आपसे जानना चाहूंगी कि बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड बैंकर, बैंक्स के लिए किस तरह से चैलेंज रहेगा ये? बैंक के लिए तो चैलेंज, जैसे कोहली जी भी कह रहे थे कि भाई लोगों को उसके साथ जोड़ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपकी जानकारी के लिए कि अगर बैंक, आपका फ़ोन ख़राब भी हो जाता है, मान लो फ़ोन ख़राब हो गया या चोरी भी हो गया, तो जब नया फ़ोन लेते हैं, जब उसमें आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपका पासवर्ड भी है और पिन भी है, डबल सिक्योरिटी इसके अंदर है। तो पहले तो उस ऐप को खोलने के लिए पासवर्ड है, उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए पिन है, तो वो सेम पिन और ट्रांजैक्शन वो रहेगा, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शुरू में इनिशियली लोगों को इसके साथ जोड़ना और इसके ऊपर लोगों का विश्वास जो है वो कायम करना वो बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस में भी एक ये इशू है कि जो लोग आज भी यूपीआई भी इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है कि उनका पैसा कहीं ट्रैक हो रहा है और वो सिर्फ कैश देते हैं, तो ऐसे लोगों को लिए भी मुश्किल होगा, और ऐसे लोग हो सकता है कि इस सारे प्रोसेस का विरोध भी देश के अंदर करें, क्योंकि वो सब लोग एक उस रिकॉर्ड में आ जाएंगे, वो ट्रैप के आ जाएंगे, उनकी सारी पूरी ट्रेल जो है देखी जा सकती होगी। तो ऐसे लोग जो है वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं कि कहीं इसके ऊपर विरोध कर सकते हैं। लेकिन बैंकों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि कैश जो है, हैंडलिंग ट्रांजैक्शन जो है बैंकों में अंदर एक बहुत बड़ा जॉब है जिसको कि बैंकों को निभाना पड़ता है। और मैं, हालांकि अश्विनी तो बहुत एक्सपीरियंस बैंकर है, जैसा आपने कहा, मेरे एक बैंकिंग मित्र थे अश्विनी, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज बताया बैंक को। वो कहते हैं कि साहब जब ये पूरी अपनी बहार पे होगा, जब मान लीजिए आप पूरी 140 करोड़ लोगों के पास है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास है और लोगों ने पैसे भरपूर रखे हुए हैं, तो बैंक के पास आप किस लिए जाते हैं? दो काम के लिए जाते हैं। एक तो आप ब्याज चाहते हैं अपने पैसे पे, दूसरा आप पैसे की पार्क करने जाते हैं, पैसे को रखने जाते हैं। आपके पास पैसा बहुत सारा है तो आप नहीं चाहते कि आप घर पर रखें, तो मुझे लगता है सेफ रहे। तो अगर पैसा आपके वॉलेट में पड़ा है तो वो कह रहे थे भाई बैंक के पास लोग रखेंगे नहीं, खाली ब्याज के लिए जाएंगे, वैसे तो पैसे रखेंगे नहीं। तो बैंक की लिक्विडिटी पे एक चैलेंज किसी ने मुझे कहा, ये तो बाकी अश्विनी बताएंगे, बाद में बात होगी, तो कि वाकई क्या बैंक की जो लिक्विडिटी है, जो बिल्कुल लिक्विड कैश बैंक के पास रहता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वॉलेट में कैश रखने लग जाएंगे, क्योंकि आपको सेफ्टी चोरी का डर तो है नहीं, क्योंकि पैसा तो आपके मोबाइल में है, तो वो एक लिक्विडिटी का चैलेंज आ सकता है। पर मुझे लग रहा है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसा लोग वॉलेट में नहीं रखना चाहेंगे। अल्टीमेटली जितना पैसा आप जेब में रखते हैं उतना ही पैसा आप वॉलेट में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डर भी जो बैंकर्स का है वो खत्म हो जाएगा। जी, ये भी हो सकता है कि कल को जो है सरकार भी ऐसा कुछ लाए कि आपने वैलेट के अंदर रखा है वो भी इक्विवेलेंट टू बैंक की है, और उसके ऊपर भी आपको कुछ इंसेंटिव या कुछ इस प्रकार की देने के बारे में सोच सकते हैं। जी शरद जी, अब हम बातें, अगर हम जैसे कंट्री से बाहर कोई जाता है तो हम तो उस कंट्री की करेंसी हम कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है। और अभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी अभी डॉलर को ही माना जाता है, लेकिन हम अपनी करेंसी क्या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस की और इन फ्यूचर क्या हम बढ़ सकते हैं? हम बढ़ चुके हैं। अगर मैं आपकी बात को दूसरे तरीके से रखूं, हम बढ़ चुके हैं। और आपको आज पैसा बोलता है कि जो दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 19-20 देश ऐसे हैं जहां पर, बल्कि इससे भी ज़्यादा 40-50 देश हैं, 19-20, और एक कमेटी बनाई गई है, सरकार ने बनाई है, जो कि सिर्फ इस पे काम कर रही है कि भारतीय रुपए को, हिंदुस्तानी रुपए को
किस तरह दुनिया भर में एक्सेप्टेंस के लिए इसको आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारे देशों के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट होता है। हम जब खासकर जब ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो आपका याद होगा हमें तेल जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने लगा। हमारे बैंकों ने जाके रशिया में वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लिए, रशिया के बैंक्स में भारत में आके हिंदुस्तान में वॉस्ट्रो अकाउंट खोले और रुपए और रूबल में ट्रेड शुरू हो गया बायलेटरल। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है भारत सरकार और रिजर्व बैंक इस पर लगातार काम कर रहे हैं कि भारतीय रुपए को किस तरह से इंटरनेशनल बनाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये कमेटी खास इसीलिए बनाई गई है कि क्या जो बीच में जो रुकावटें हैं, जो बीच में दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को हटा के इंडियन रुपी को ग्लोबल एक्सेप्टेंस बना लिया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कोई रीजन नहीं नजर आ रहा अस्मिता कि इंडियन रुपी आगे जाके और स्ट्रांग नहीं बनेगा। ये छोटी मोटी करेंसी फ्लक्चुएशंस, आपने डॉलर का जिक्र किया, आज डॉलर 83-84 के बीच घूम रहा है, अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड को छूता है। वो कुछ अमेरिका में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स की वजह से है, पर अगर बाकी मुल्कों की करेंसीज के मुकाबले में रुपए को देखें तो रुपए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होगी, आप रुपए को और ज्यादा ग्लोबल होते देखेंगे। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रुपये भी बढ़ेगा, और अगर रुपया बढ़ेगा तो मुझे लग रहा है ये जो ई रुपी है ये और ज्यादा काम की चीज हो जाने वाली है। जी तो अश्विनी जी, अगर हम एनआरआईज के नज़रिए से देखते हैं, जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, कहीं भी रहते हैं, जो अपनी फैमिली को भेजते हैं पैसा, तो वो उसमें भी क्या कुछ उनको फ़ायदा पहुंचेगा, उनके लिए कुछ बेहतर होगा? नहीं, क्या है कि जो एनआरआई जो पैसा भेजते हैं वो डॉलर में भेजते हैं, वो इंडियन रुपीज़ में नहीं भेजते। तो वो बैंक में डॉलर आएंगे, डॉलर कन्वर्ट होंगे और उसके बाद वहाँ से वो वैलेट में अपने रख सकते हैं। तो डायरेक्ट अभी नहीं है, लेकिन जैसे इन फ्यूचर जैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस अगर होता है, वैलेट जो है वो इंडियन करेंसी के लिए है, उसमें डॉलर नहीं आ सकता। तो डॉलर अगर आएगा तो आपके अकाउंट में ही वो जो है पैसा जो है ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जिस प्रकार से बाकी आपने कोहली जी ने कहा कि बाहर के कंट्रीज़ में आप इंडियन रुपीज़ से आज पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना जो कार्ड है आपके पास, रुपए कार्ड इंटरनेशनल, वहाँ जाते हैं तो वो रुपये कार्ड जो है एक्सेप्टेबल है, आप इंडियन रुपी में वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की कंट्री टू कंट्री जो है वो सहमति बनी है। तो लेकिन इसके लिए क्योंकि ये इंडियन रुपी होगा, इसमें डॉलर नहीं आ सकता, डॉलर आपको बैंक में ही जमा करवाना पड़ेगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत अगर कोई कन्फ्यूजन उनके मन में रहा होगा, बहुत सारे सवाल उनके मन में आए होंगे कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आखिर है क्या, तमाम सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। तो ई रुपीज़ के क्या फ़ायदे हैं, आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपको मिलेगा, बैंक का क्या रोल इसमें रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बस आखिर में एक बहुत ही छोटा छोटा रिएक्शन आपका जानना चाहूँगी, कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेगा अश्विनी जी आपका, और उसके बाद शरद जी आपका। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सफल होगा, लेकिन वही है कि जिस प्रकार से यूपीआई के ऊपर लोगों की संख्या थी लेकिन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, तो आज बहुत इजीली अपने आप को महसूस करते हैं। और इसका भी होगा, आप अभी क्या है, पैसा निकालने के लिए कई बार घर से एटीएम तक जाना पड़ता है, रात हो या दिन हो, लेकिन यहाँ वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बटन दबा के बैंक से सीधा नोट आपके वैलेट में आ जाएंगे। जी शरद जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेगा? मुझे एक पुराना शेर याद आ रहा है, मैं उसको यहाँ पर ई रुपी में बनाना चाहूँगा। इब्तिदाए रुपया है, अभी होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल शुरुआत है। और ये शुरुआत मुझे कैसे दिख रही है, क्योंकि यूपीआई जब आया था, वॉलेट्स आए थे, बहुत सारे लोगों के मन में डर था, लोग इस्तेमाल करने में डरते थे। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोग उसके इतने यूज्ड टू हो गए कि आज यूपीआई के बिना अस्मिता गुजारा ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ ये अभी अपनी उस स्टेज पर है, आज हम बात कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम को जब आप 2 साल बाद खोल के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने कितनी अहम बात पर आज जिक्र किया है। और उसका हश्र उस समय क्या होगा, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया होने वाला है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये फैलेगा, ये और बाहर आएगी इस पर, और ये बहुत पॉपुलर हो जाने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका, और शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।